हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस भारत क्लासेस में। इस क्लासेस में हम देखेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार कंट्रोल करने की कोशिश की। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से कोशिश की, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया। आप ये कमेंट करके बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट 2 समिति बना था, उस समिति में से किस समिति की सिफारिश पर पेश किया गया, लाया गया, किस समिति की सिफारिश को एक्सेप्ट किया गया था। और 1784 में जो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, उसके सबसे पहले न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। एक परिषद का भी गठन किया गया था, जो कि बंगाल परिषद। वहाँ हम देखें एक बंगाल परिषद जो कि 4+1 पे आधारित था। एक क्या होता था, गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य होते थे। इनके जो 4 अन्य सदस्य होते थे, ये चुनाव के द्वारा आते थे। हालांकि इन 4 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट हटाया भी जा सकता था, चुनाव से पूर्व हटाया भी जा सकता था। अब हम लोग पढ़ेंगे 1784 के अधिनियम में क्या क्या लाया गया। अब 1784 का अधिनियम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1773 के अधिनियम में कई सारी खामियां रह गई थी। हालांकि सबसे पहली बार प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश तो की गई। पहली बार संसद के माध्यम से भारत में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिनियम लाया गया, लेकिन ये तय नहीं हो पाया था कि आखिर किस नियम के तहत कितना अधिनियम किया जाए, कितना कंट्रोल किया जाए और किस आधार पे। एक आधार होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जस्ट लाइक हमारा जो अभी संविधान है, फंडामेंटल राइट्स, इसको आधारभूत संरचना माना गया जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से इसमें जो है कुछ बदलाव 1784 में लाया गया। इससे पहले 1784 को अधिनियम के लाने से पहले एक बात जानेंगे। एक प्रमुख घटना होती है, उस घटना के बारे में जानते हैं। घटना यह है कि इस अधिनियम को आने से पहले लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स, जो कि ब्रिटेन में सरकार थे, इनके द्वारा एक इंडिया बिल लाया जाता है। इसका नाम यह है इंडिया बिल। इस बिल में क्या होता है कि जो राजनीतिक और सैनिक होते हैं, इनका कंट्रोल 7 सदस्यीय परिषद को सौंपे जाने के लिए यह बिल लाया जाता है। जब ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया जाता है तो वहाँ पारित हो जाता है। कहाँ पारित हो जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स में। फिर इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाया जाता है, जहाँ पे ये बिल पारित नहीं हो पाता है। परिणाम लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स को, मिलीजुली सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये पहला और कहा जाता है अंतिम बार ऐसा था जो कि किसी भारतीय मामले पर लाया गया बिल पारित न हो सका, और साथ ही साथ ब्रिटेन में एक सरकार को इस्तीफा देने की नौबत तक आ गई। तो 1784 के अधिनियम में उसके बाद लाया गया और इसके तहत कई सारे अधिनियम लागू किए गए। यहाँ पे ब्रिटिश समाज और उद्योगपति में एक और उथल पुथल मच चुकी थी तब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार था उसको खत्म करने की जल्द से जल्द मांग की जा रही थी, क्योंकि सभी उद्योगपति ये चाह रहे थे कि भारत में आकर के अपना व्यापार निवेश करें, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने से भारत में फायदा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए वे इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि जब ये 1600 में आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एकाधिकार दे दिया गया था कि वो सिर्फ वही यूरोप से एक ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, जिसके कारण से उद्योगपतियों में निराशाजनक बात आती है। वे भी यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए इसकी मांग लगातार की जाती है, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कुछ कोशिश किया गया, जो कि ज़्यादा साकार नहीं हो पाया। भारत में लगातार युद्ध होते रहता था, जिसके कारण कंपनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही थी, और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कई हदों तक को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है
कि जब 1783 में अमेरिका को एक उपनिवेश का दर्जा दे देता है, जब ब्रिटेन द्वारा 1783-1773 इसके आसपास अमेरिका को आज़ाद कर दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन के लिए अमेरिका एक बहुत ही बड़ा और बहुत लाभदायक उपनिवेश हुआ करता था। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन को अपनी शक्ति को और अपनी आय को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल और यहाँ के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि डायरेक्ट तो नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे करके ये होता है, जो कि 1813 में और 1833 में इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है एकाधिकार के नियम को। तो 1784 में आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया जाता है। किसका? 6 सदस्य वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो आता है वो आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए, और ये बनाया जाता है राजनीतिक मामले के लिए। इसमें 6 सदस्य होता है, जो कि एक विदेश मंत्री, एक विदेश मंत्री, एक वित्त मंत्री और 4 अन्य सदस्य, 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो नियुक्ति किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आए दिन कोई ना कोई युद्ध करते रहता था, भारतीय राजाओं से, जमींदारों से, इनसे इनका युद्ध लगातार चलता रहता था। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लाया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के ईस्ट इंडिया कंपनी किसी से युद्ध नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, कर्मचारी का नियुक्ति का अभी भी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास था, लेकिन एक उसमें बात मेन था, जो कर्मचारी की वो नियुक्ति करेंगे और जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे, खास करके गवर्नर जनरल, जो वो भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे, जिस भी गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे, उस नियुक्ति से पूर्व ब्रिटिश क्राउन से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा, क्या? नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति के बाद नहीं, नियुक्ति से पहले ब्रिटिश क्राउन से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। जब नियुक्ति कर देते थे तो एक और शक्ति उनके पास था, ब्रिटिश क्राउन के पास, उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि समय से पूर्व ही वे किसी भी गवर्नर को, जो अलग अलग क्षेत्रों प्रांतों में हुआ करते थे, और किसी भी गवर्नर जनरल को भारत से वो वापस बुला सकते थे। ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं ये नहीं कर, तो इसको वापस लाओ, यानी हमारा मर्जी चलेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा, इसको क्या करो, उठाओ और वापस लाओ, जहाज में डालो, इसको वापस भेजो, दूसरे को डालो वहाँ पे। इसलिए ये पावर ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले ली। जो पहले बंगाल में गवर्नर जनरल परिषद बनाया गया था, पहले क्या था, बंगाल में गवर्नर जनरल परिषद 1773 के तहत जो 4+1 था, इनमें से एक अस्थायी सदस्य को हटा दिया गया। अब ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3+1 में आ गया। क्या? 3+1 में आ गया। पहले 4+1 था, अब 3+1 में आ गया। यहाँ भी बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। 3+1 4 हो गया। जब मत बराबर हो जाता था, ये 3-1-4 मिलके एक साथ वोटिंग करते थे, 4 मिलके एक साथ, यानी कि एक अध्यक्ष भी। 3 और 2, अगर 3 एक में मत दे रहे हैं और 2 एक में मत दे रहे हैं तो 3 से ऐसे विजय हो गए बहुमत के आधार पे। लेकिन जब भी कभी ये 2-2 हो जाता था, यानी कि 3-2 के जगह 2-2 हो जाता था, तो ये जो अध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष जो होते थे, इससे इन्हें एक कास्टिंग वोट का अधिकार था, यानी कि एक अलग वोट और दे सकते हैं, यानी कि +1 वोटिंग ये कर सकते हैं। इनके पास +1 वोटिंग का अधिकार था। एक तो देते ही थे, +1 यानी कि 2 बार वोटिंग कर सकते थे। जब मत बराबर हो जाए तो ये 2 बार वोटिंग करने का इनके पास अधिकार था। और ज़्यादा इनमें कुछ तो 1784 का अधिनियम में है नहीं, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें देखते हैं बॉम्बे और मद्रास के युद्ध नीति को और राजस्व नीति को बंगाल के अधीन कर दिया जाता था।
जो कि इससे पहले भी देखे थे, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया जाता है। 1784 के अधिनियम के अंतर्गत ही ब्रिटिश क्राउन ये कह दिए गए थे। तो भारत में जो विस्तार का नीति है ये ब्रिटिश क्राउन का नीति नहीं है और ये इनका ये उद्देश्य नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य इतना है वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करेंगे, बस इतना ही। 1784 में लोग इतना ही जानेंगे। इसके बाद देखेंगे 1784 के बाद एक आता है 1786 जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसके बाद 1793। इन दोनों अधिनियम को आप खुद एक बार होमवर्क करने की कोशिश करें कि 1786 और 1793 में क्या आया था। 1786 यहाँ पे जानने योग्य है, इसे आप जरूर जानिए, क्योंकि नहीं इसे आप खुद पता करके आइए। 1786 का अधिनियम में क्या था। कहा जाता है कि सिर्फ एक गवर्नर जनरल के लिए 1786 का अधिनियम को लाना पड़ गया था, क्योंकि वो सैनिक शक्ति भी अपने हाथ में रखना चाहते थे। जो सैनिक कंट्रोल था, सेना का कंट्रोल भी वो अपने हाथ में रखना चाहते थे, इसलिए 1786 का अधिनियम आया। और 1793 का अधिनियम जब आता है तो जो उन्हें दिया जाता है शक्ति, वही शक्ति अब सभी को दे दिया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले इसी प्रकार के कुछ छोटे से वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ गलती होती है तो वो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें, जिससे हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर पाएँ। धन्यवाद।